हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अक्षय लौरा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के पार्ट नंबर 2, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने कुछ आपको फीचर्स बताए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आज उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट मैं लेके आया हूं आप सभी के सामने। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, 12th क्लास का ये जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हमने पढ़ लिए और बहुत सारे फीचर्स अभी बोर्ड पे मैंने लिखे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि भाई जो फीचर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर देखिए अब जो बात आ रही है वो पहले आ रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि नीति निर्देशक तत्व ये क्या होते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है, कुछ स्ट्रेटेजी बना के देती है, कुछ प्लानिंग्स बना के देती है, और उसके बाद में उसको फॉलो करना या ना करना ये स्टेट की अपने पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो उसको फॉलो कर भी सकती है और वो चाहे तो उसको फॉलो नहीं भी कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसके अंदर आते हैं, इसमें बहुत सारे आर्टिकल मेंशन किए गए हैं, उनके अंदर जो आपको बना के दे दिए कि भी हाँ आपको इस तरीके का काम करना चाहिए, स्टेट को बताया जाता है। अब स्टेट करे चाहे ना करे वो उसकी मर्जी है। तो सबसे पहले ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरी बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल नंबर कितने से कितने तक है? तो ये है हमारे आर्टिकल नंबर 36 to 51। पार्ट नंबर अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर है ये 4, यानी कि भाग संख्या 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किसको मेंशन किया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मेंशन किया गया है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके अंदर आप सिंपली एक ही मतलब बात ध्यान रखना कि जो ऊपर वाली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नीतियां बना के देती है कि हर स्टेट को ये काम करना चाहिए, उस स्टेट को ये काम करना चाहिए। ठीक है, अब काम करे चाहे ना करे ये स्टेट की जिम्मेवारी है, वो अपने हिसाब से कर सकता है। इसमें किसी भी चीज का बाउंडेशन नहीं होता है। कोई भी ऊपर वाली सरकार क्या नहीं कर सकती? बाउंड नहीं कर सकती किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, कि आपको ये करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं इसमें होता है। ठीक है, ये एक सिंपली बातें होती है। अगर आप फॉलो करते हो तो बढ़िया बात है, अगर फॉलो नहीं करते हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो लिखा हुआ सोशलिस्ट स्टेट, इसका मतलब होता है समाजवादी राज्य। यानी कि हमारा जो स्टेट है, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो कैसी है? सोशलिस्ट है। यहां पर सारी सोसाइटियां जो है आपस में मिलके काम करती हैं, कोई भी ऊपर नीचे का नहीं रहता है। यहाँ पे सब इक्वल हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सभी को इक्वल रखा गया है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, ये वर्ड जो है सोशलिस्ट वर्ड जो है समाजवादी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी कंट्री की यूनियन को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी कंट्री जो है वो क्या है? एक साथ एक ही धागे में बंधी हुई है। यहाँ पे सभी एक जैसे हैं, सभी इक्वल हैं, सभी को फ्रीडम है, ये बात इसमें कही गई है। इसमें मेन बात क्या है कि ये वर्ड जो है ये अमेंडमेंट नंबर 42 1976 के अंदर जोड़ा गया था हमारी प्रियम्बल में। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि जो सोशलिस्ट वर्ड है वो हमारे प्रियम्बल में कब जोड़ा गया था? तो अमेंडमेंट नंबर 42 यानी कि 42 1976 के अंदर, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस वर्ड को जोड़ा गया था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्यों है? क्योंकि ये हमारी पूरी कंट्री को क्या बनाता है? एक यूनियन में पिरोता है। एक यूनियन जो एक साथ रहती है, इक्वल रहती है, सोसाइटी में सभी क्या है? बराबर है। ठीक है, आगे हम बात करें तो लिखा हुआ है अडल्ट फ्रेंचाइजी। देखिए, अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि यहां हमारी कंट्री में 18+ वालों को क्या दिया गया है? वोटिंग राइट दिया गया है। यानी कि विधानसभा लोकसभा के जब भी इलेक्शन होते हैं तो इसी फीचर्स के फलस्वरूप हम क्या काम करते हैं? अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में क्या था? वोटिंग राइट जो था वो 21 साल से अबव वाले जितने भी सिटीजन हैं उनके पास में था। फिर क्या हुआ? इसको चेंज कर दिया गया, अमेंडमेंट लगाया गया 61वां अमेंडमेंट लगाया गया था 1988 के अंदर।
1988 में ये क्या लगाया गया था, अमेंडमेंट लगाया गया था। इस अमेंडमेंट के कारण ही क्या हुआ कि जो 21 साल की उम्र थी, 21 साल की जो फ्रेंचाइजी थी उसको घटा करके कितना कर दिया, 18 प्लस कर दिया। यानी कि अब क्या है, वोटिंग राइट उसी के पास में है जो क्या है 18 साल से ऊपर है। यानी कि लोकसभा में 18 साल से ऊपर वाले क्या कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। विधानसभा में 18 साल से ऊपर वाले अपना क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। देखिए इसके अंदर क्या है, चेंजेस होते जा रहे हैं। आप देखोगे पहले 21 साल की उम्र थी, उसके बाद में उसको कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो चेंजेस लेके आए वो चेंजेस कौन लेके आते हैं, हमारी गवर्नमेंट उसके अंदर चेंजेस लेके आती है। और चेंजेस लाने का जो प्रोसीजर है वो भी क्या होता है, अलग टाइप का होता है। जो हमारी लेजिस्लेचर होती है उसके अंदर ये सिस्टमैटिक ढंग से प्रोसीजर चलता है। आफ्टर देन उसमें क्या है, अमेंडमेंट लाके उसमें कुछ ना कुछ चेंज किया जाता है, उसको वापस से क्या है, रिस्टार्ट किया जाता है। अगर मान लो कोई नई चीज आई है तो उसके अंदर कोई आर्टिकल अलग से मेंशन करके उसको लिख दिया जाता है। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है सेक्युलर स्टेट, यानी कि पंथ निरपेक्ष राज्य, यानी कि धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही बात होती है। या रिलीजन जितने भी होते हैं, हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन है, मोमडन्स भी है, सिख कम्युनिटी के लोग भी है, हिंदू भी है, पारसी, जैन, बौद्ध, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। ये धर्मों के लोग कहां से आए, क्यों इन्हें रखा गया, ये हमारे फीचर्स के अंदर लिखा गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है सेक्युलर स्टेट, यानी कि इस वर्ड को भी क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था हमारी प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसका जो फर्स्ट पेज है जहां पे प्रियम्बल लिखी गई है उसके अंदर इस वर्ड को भी मेंशन किया गया है जिसका नाम क्या है, सेक्युलर स्टेट। यहां पे कोई भी धर्म का व्यक्ति रह सकता है। आप देखोगे आपके आस पड़ोस में भी देखोगे तो क्या है, कहीं आपको हिंदू दिखेंगे, कहीं आपको मोमडन दिखेंगे, कहीं आपको सिख दिखेंगे, कहीं आपको जैन भी दिखेंगे। तो ये सारे के सारे क्यों रह रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारी कंट्री जो है वो सेक्युलर स्टेट है, यहां पे किसी भी धर्म का कोई भी पर्सन रह सकता है। ठीक है, क्लियर है बात। आगे चलते हैं। लिखा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब यह हो गया कि जो हमारे यहां पे जस्टिफिकेशन होता है, जो जस्टिस दिया जाता है, यानी कि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हैं, जो न्याय करते हैं वो एकदम इंडिपेंडेंट है, फ्री होके करते हैं। उन पे ना तो गवर्नमेंट का और ना किसी अदर पर्सन का उन पे कोई भी प्रेशर नहीं रहता। ये बिल्कुल फ्रीली अपना काम करते हैं। यहां पे सोचने वाली बात है, हमारी जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट क्यों रखा गया, इंडिपेंडेंट इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर उन इश्यूज के अंदर हम अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अंदर डाल देंगे तो क्या है, वो अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिख दिया गया कि जो भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको बिल्कुल फ्री रखा जाएगा। कोई भी वहां पे केस आएगा तो चीफ जस्टिस जो है बिल्कुल फ्री होके क्या दे सकते हैं, अपना जजमेंट दे सकते हैं। यहां पे कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा। जिसके सामने मतलब केस दर्ज कर दिया गया है तो उसकी सुनवाई, जो जजमेंट जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल फ्रीली करेंगे जितने भी चीफ जस्टिस है या न्यायाधीश जो होते हैं वो सारे के सारे। ठीक है, अब इसके अंदर मेन बात क्या है कि जो आर्टिकल नंबर 32 है, आर्टिकल नंबर 32 जो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि संवैधानिक उपचारों का एक हमें राइट मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं कि वो मतलब हमारे राइट्स में कोई दिक्कत आ गई या कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यू है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर राइट्स से रिलेटेड कोई भी हम अपील करते हैं या कोई मतलब इश्यू रखते हैं, प्रॉब्लम रखते हैं, देन प्रायोरिटी किसके मतलब किसे दी जाएगी, राइट्स वालों को ही दी जाएगी। यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी इशू होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक बहुत बड़ा फीचर है। इसके बाद में देखिए क्या लिखा है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कठोरता भी है और लचीलापन भी है। यानी कि कुछ नियम
कानून ऐसे हैं जो कभी चेंज नहीं किए जा सकते, ठीक है। जैसे जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लिव है, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हटा भी नहीं सकते, उसको छीन भी नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा अगर हमें अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या आज के टाइम के अकॉर्डिंग हमें कुछ चेंजेस लेके आने हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप थोड़ा बहुत भी क्या उसमें चेंज कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा चेंज कर सकते हो। अब चेंज करने में क्या है, जैसे आपको पता होगा चेंज करने के लिए हमें अमेंडमेंट लगाना होता है। अमेंडमेंट का मतलब यह हुआ कि अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 368 ये क्या कहता है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है, कुछ नई चीज लेके आनी है, या फिर आपको कोई नई चीज हटानी है, या आपको मान लो कोई पुरानी चीज हटानी है, तब आप क्या कर सकते हो, इस आर्टिकल के ब्याह पे क्या कर सकते हो, उस पे अमेंडमेंट लगा सकते हो। जैसे अमेंडमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि जीएसटी के लिए भी एक अमेंडमेंट लगा था, अमेंडमेंट नंबर 101। कब लगा था? 101 2016 के अंदर, ठीक है। जीएसटी का अमेंडमेंट नंबर 101 कब लगा था? 2016 में। तो ये चेंजेस कैसे हुआ? रीजन क्या है इसका चेंज होने का? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक फीचर है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, कि हम कभी भी किसी भी टाइप का चेंज ला सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं, उसमें नए एक आर्टिकल ऐड करके मेंशन करके हम अपने नए नियम कानून को रख सकते हैं। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ देखिए सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि हम जहां रह रहे हैं उस कंट्री की सिटीजनशिप हमारे पास में है, यानी हमारे भारत ने क्या किया है, हमें एक ही नागरिकता प्रदान की है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि हम क्या है, भारतीय हैं। इंडियन सिटीजनशिप हमको मिली हुई है। क्या आपको, जैसे आप अलग अलग स्टेट में रहते हो तो आपको अलग अलग स्टेट की अलग अलग मेंबरशिप या सिटीजनशिप मिली है? बिल्कुल नहीं मिली है। अगर जैसे मैं राजस्थान का हूं तो मुझे अलग से यहां की सिटीजनशिप नहीं मिली है। अगर कोई हरियाणा का है तो उसे अलग से सिटीजनशिप नहीं मिली है, या पंजाब का है, इवन किसी भी स्टेट का है, स्टेट कभी भी सिटीजनशिप नहीं देगा। सिटीजनशिप कौन दे रहा है? वहां की कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री हमें क्या दे रही है, सिटीजनशिप दे रही है कि हम भारत के लोग हैं, हम पूरी कंट्री में कहीं भी रह सकते हैं, हम क्या कहलाएंगे, भारतीय ही कहलाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। और कई देश ऐसे भी हैं जहां पे डबल सिटीजनशिप भी होती है, मान लो स्टेट में अलग होगी, कंट्री में अलग होगी, इस तरीके का। और हमारे देश में क्या सिंगल है, एकल नागरिकता जिसको बोला जाता है, वही हमारे देश में है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि ऐसा भी बहुत बार होता है कि मान लो कोई लड़ाई होगी, जैसे 1961 में चीन से युद्ध हो गया था, 1971 में पाकिस्तान से हो गया था। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने खुद ने अपने हिसाब से 1975 में क्या कर दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी। तो इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी का मतलब ये हो गया कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब काम नहीं चल रहा है, अब काम क्या है, अपने हिसाब से चल रहा है, तो वहां पे इमरजेंसी लगाई जाती है। अब इमरजेंसी भी 3 आर्टिकल से लगाई जाती है। वो आर्टिकल कौन कौन से हैं? 352, 356 एंड 360। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट का टॉपिक हम पढ़ेंगे तब ये इमरजेंसी पावर जो प्रेसिडेंट के पास में, ये तीनों ही आर्टिकल आएंगे। अब तीनों आर्टिकल में क्या है देखिए, 352 यानी कि 352, जब कोई बैटल हो जाए या अंदर ही कोई स्ट्राइक करने लग जाए, कोई हड़तालें होने लग जाए, दंगे फसाद होने लग जाए, तब आर्टिकल नंबर 352 से हम क्या लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। सेकंड इज 356 यानी कि 356, कब? जब किसी स्टेट का कोई गवर्नर यानी कि राज्यपाल कहते हैं कि भाई मेरे से यहां पे काम नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, तब प्रेसिडेंट वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है। इसको बोला जाता है राष्ट्रपति शासन, यानी कि दिल्ली के अंदर बैठ के, सेंटर में बैठ के सीधा जो प्रेसिडेंट है किसी भी स्टेट के या किसी भी स्टेट के किसी भी पार्ट में क्या कर सकता है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है। ये इमरजेंसी कौन सी होती है? 356 यानी कि 356।
फाइनली आती है 360, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक कभी भारत में लगी नहीं है। कहने का मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी स्टेट में या किसी पर्टिकुलर पार्ट में या कंट्री के अंदर कभी पैसा खत्म हो गया हो और इमरजेंसी लगानी पड़ी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। फिर भी अपने को यह याद रखना है कि 360 कभी नहीं लगी, 356 बहुत बार लगी है, 100 से भी ज्यादा बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। पर यहां पे अपनों को क्या याद रखना है, सबसे पहले कहा लगा था PNB, यानी कि पंजाब के अंदर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन यानी कि इमरजेंसी 356 लगा था। इसके बाद में बात आती है 352, ये लगा है 3 बार। अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार। एक लगा है 1961 में, फिर लगा 1971 में, फिर लगा 1975 में। इस टाइम में भारत और चीन का जो है युद्ध हुआ था, उस टाइम में लगी थी। इसके बाद में 1971 में पाकिस्तान से युद्ध में, और फाइनली जो 1975 है, इस टाइम में इंदिरा गांधी ने खुद से ही लगा दी थी। इसके बाद भी क्या है, कांग्रेस जीत नहीं पाई थी और 2 साल के लिए मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री हमारे बने थे। ये अलग मैटर है, फिर भी अपने को थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि इमरजेंसी प्रोविजन भी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक पार्ट है, एक फीचर है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे लिखा है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कल्याणकारी राज्य, यानी कि हमारा देश जो है, हमारी जो कंट्री है वो वेलफेयर का काम करती है। अब देखिए वेलफेयर का काम कैसे करेगी। आपको पता है हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। अब फंडामेंटल राइट एक वेलफेयर का ही तो काम है। आज कोई वो एम्प्लॉयमेंट दे रही है गवर्नमेंट, तो भी वेलफेयर का काम है। आज सड़कें बना रही है गवर्नमेंट, ये भी वेलफेयर का काम है। मान लो कोई नई नई स्कीम लेके आ रही है, जो गरीब परिवार है उनके लिए एजुकेशन लेके आ रही है, ये सभी क्या है, वेलफेयर के काम है। तो हमारी कंट्री की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वो हमेशा टाइम टू टाइम क्या है, नई नई स्कीम लाती है, जितने भी गरीब परिवार हैं, BPL परिवार के लोग हैं उनके लिए। तो कहने का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दी गई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया के सिटीजन्स के लिए वेलफेयर का काम भी करता है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। फाइनली आता है अपना क्या, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस। इसका मतलब क्या है कि जो अल्पसंख्यक हैं या जो ST SC वाले हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है, क्या मेंशन किया गया है। तो अपने को 2 ही आर्टिकल याद रखने हैं, एक आर्टिकल 330, एक आर्टिकल 332, यानी कि 330 और 332, ये 2 आर्टिकल याद रखने हैं। इस आर्टिकल में क्या मेंशन है, इस आर्टिकल में मेंशन है कि जितने भी ये पिछड़ी जाति के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको लोकसभा और राज्यसभा की सीटों पे क्या है, रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब रिजर्वेशन कितना परसेंट है, 27%। ये याद रखना भाई, 27% रिजर्वेशन जो है बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि उनके कल्याण के लिए, कल को ऐसा ना हो कि यार ये अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी वाले हैं, इनकी तो संख्या कम है तो इनको हम दबा दें, इनको हम प्रेशराइज कर दें, ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को इक्वल रखा है, चाहे वो माइनॉरिटी वाले सिख हो, मोमडन्स हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो, सबको क्या है, इक्वल रखा गया है। और साथ के साथ ST SC वालों का क्या है, 27% रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा सीटों पर। ठीक है, तो यहां तक बात कर ली हमने फीचर्स। तो ये सेकंड पार्ट के अंदर हमने पूरे फीचर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको सारे के सारे फीचर समझ में आ गए होंगे। जिसने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो वो इसका पहला पार्ट जरूर देखें, उसमें मैंने 6-7 फीचर्स बताए हैं और फाइनली ये सारे के सारे फीचर्स जो है मैंने आपके सामने शो कर दिए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप घर बैठे जब पढ़ेंगे या इनके नोट्स बनाएंगे तो आप आराम से इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको बहुत अच्छी ये क्लास लगी होगी। आगे मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।